नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल कंपटीशन एग्जाम्स में। दोस्तों, मैं पुनः हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो, एक नए लेसन के साथ। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पृथ्वी और उसके सौर्यक संबंध के बारे में पढ़ा और उसे समझा। आज हम उसके अगले टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के पूर्व हमें पृथ्वी की संरचना कैसी है, इसका भूस्वरूप कैसा है आदि इन सभी बातों को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले हमारी पृथ्वी की संरचना कैसी है इसको हम समझते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह शल्की है, अर्थात परतों के रूप में है। जैसे आप सभी ने प्याज देखा होगा, प्याज जो होता है वह परतों के रूप में होता है। ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी की भी जो संरचना है वह परतों के रूप में है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे हम भूपर्पटी कहते हैं। यह एक ठोस परत होती है तथा मध्य में जो परत होती है उसे हम मैंटल कहते हैं। ये जो परत होती है वह अत्यधिक गाढ़ी परत होती है और अंदर की जो परत होती है उसे हम क्रोट कहते हैं। क्रोट जो होता है वह दो भागों में विभाजित होता है, एक है बाह्य क्रोट और दूसरा है आंतरिक क्रोट। बाह्य क्रोट जो होता है वह तरल पदार्थों से मिलकर बना होता है और जो आंतरिक क्रोट होता है वह ठोस अवस्था में होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के स्रोतों को दो हिस्सों में विभक्त किया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत जैसे ज्वालामुखी से निकले पदार्थ का अध्ययन, समुद्र तली के छेदन से प्राप्त आंकड़े इत्यादि सभी स्रोतों से कम गहराई तक की जानकारी हमें उपलब्ध हो पाती है। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में भूकंपी तरंगों का अध्ययन अत्यधिक गहराइयों की विशेषताओं के बारे में जानकारी देता है। आगे देखते हैं पृथ्वी के भूस्वरूप के बारे में। दोस्तों, धरातल पर महाद्वीप और महासागर भूमंडल के प्रमुख अंग माने गए हैं। पृथ्वी की सतह पर ऊपर उठे हुए भाग को स्थल खंड कहते हैं और इन्हीं स्थल खंडों से मिलकर महाद्वीपों का निर्माण हुआ है तथा पृथ्वी की धरातल पर नीचे धंसे हुए भाग पर जिनमें पानी भरा हुआ होता है उन्हें हम जल खंड कहते हैं और इन्हीं जल खंडों से मिलकर महासागरों का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के धरातल पर महाद्वीपों और महासागरों का कुल क्षेत्रफल 51,66,100 वर्ग किमी है, जिसमें महाद्वीप के अंतर्गत समस्त पृथ्वी धरातल का 29.08% का भाग आता है, लेकिन महासागरों के अंतर्गत समस्त पृथ्वी धरातल का 70.92% का भाग आता है। महाद्वीपों का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 848 मीटर की है, जबकि महासागरों में सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर की है। पृथ्वी के बाह्य भाग जिस पर मानव निवास करते हैं उसे हम भूपटल कहते हैं। भूपटल को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है समुद्री भूपटल, जिसे समुद्र तल भी कहते हैं, और दूसरा है महाद्वीपी भूपटल। सबसे पहले हम बात करते हैं समुद्री भूपटल के बारे में। समुद्री भूपटल होता क्या है इसको समझते हैं। इसे हम ओशियन क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी के भूपटल का लगभग 70.8% भाग जल से ढका हुआ है। यह समुद्री भूपटल लगभग 4 किलोमीटर औसत जल से ढकी हुई है। इस किलोमीटर के नीचे लगभग 0.5 किलोमीटर अवसाद पाए जाते हैं। इसके नीचे लगभग 1.5 किलोमीटर तक ज्वालामुखी बैसाल्टी चट्टानें पाई जाती है, जिसे भूकंपी परत 2 कहा जाता है। इसके लगभग 6 किलोमीटर नीचे और महो से ऊपर भूकंपी परत 3 पाई जाती है। इस भूकंपी परत 3 में भूकंप की तरंगे की गति अधिक होती है। इसमें
लोहा और मैग्नीशियम युक्त भारी आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। गहरे समुद्रों या बेसिनों का भूपटल सभी स्थानों पर समान रूप से मोटाई वाला माना गया है। यहाँ पर सीमा की चट्टानें सभी ओर पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं हम महाद्वीपीय भूपटल के बारे में। महाद्वीपीय भूपटल होता क्या है, इसको समझते हैं। महाद्वीपीय भूपटल को हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। इस भूपटल की जो मोटाई है वह 25 से 50 किलोमीटर मानी गई है। महाद्वीपीय धरातल की जो औसत ऊंचाई है वह समुद्र तल से केवल 800 मीटर की है। वहीं अगर हम एवरेस्ट पर्वत की जो ऊंचाई देखते हैं, जो कि धरातल की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, उसकी जो ऊंचाई है वह लगभग 8.8 किलोमीटर की है। महाद्वीपीय भूपटल की जो संरचना और मोटाई है वह एक समान नहीं है। महाद्वीपीय भूपटल की जो ऊपरी परत है वह अवसादी और आग्नेय चट्टान तथा रूपांतरित चट्टानों से मिलकर निर्मित है। दोस्तों, भूपटल के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि महाद्वीपीय भूपटल में सिलिका, एल्युमिनियम व पोटेशियम की जो मात्रा है वह सबसे ज़्यादा है, अर्थात सबसे अधिक है, और लोहा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की जो मात्रा है वह सबसे कम पाई जाती है। इससे यह पता चलता है कि महाद्वीपीय भूपटल की तुलना में समुद्री भूपटल अधिक घनत्व वाले चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, समुद्री भूपटल और महाद्वीपीय भूपटल की सीमा का जो निर्धारण है उसको कर पाना बहुत कठिन है। महाद्वीपों की सीमा तटरेखा पर ही समाप्त नहीं होती है, वरन पानी में आगे तक की महाद्वीपीय निगमन तट के रूप में समुद्री जल में भी पाई जाती है। विश्व के धरातल का लगभग 6% भाग इन महाद्वीपीय निगमन तट के अंतर्गत आता है, जिन पर महाद्वीपों से लाए गए अवसाद 200 मीटर की गहराई तक के फैले हुए हैं। इसी कारण वास्तविक समुद्र तल का जो विस्तार है वो पृथ्वी तल का 64.8% ही माना जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को यहाँ तक के क्लियर हुआ। चलिए तो आगे बात करते हैं हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। दोस्तों, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वह ठोस पपड़ी के रूप में है। हमारी जो पृथ्वी का धरातल है वह ऊंचा नीचा है, और पृथ्वी के धरातल पर बड़े बड़े गर्तों में पानी भरा हुआ है, जिन्हें हम समुद्र कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर पानी से भरे हुए भाग को ही हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं, और शेष जो सूखा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं। जलमंडल और स्थलमंडल को चारों ओर से वायु की एक परत घेरे हुई है, और इसी परत को ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वह अवसादी चट्टानों से निर्मित है, जिस पर कम गहराई तथा घनत्व भी कम है। इस परत का जो संगठन है वह सिलिका, फास्फोरस तथा अभ्रक जैसे तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इस परत के नीचे पृथ्वी की संरचना को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूपरपटी, दूसरा मेंटल और तीसरा क्रोड। यहाँ पर हम आरेख के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये जो ऊपर का जो हिस्सा है इसे ही हम क्या कहते हैं, भूपरपटी कहते हैं। ये जो क्षेत्र होता है वह 8 से 40 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। इसके बाद जो इसके जो नीचे की जो सतह है इसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। इस सतह का जो क्षेत्र होता है वह 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। इसके बाद जो सतह आती है उसे हम बाह्य कोर के नाम से जानते हैं, अर्थात इसे हम आउटर कोर कहते हैं, ये वाला हिस्सा। ठीक है। इस सतह का जो क्षेत्र होता है वह 2250 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। इस सतह के बाद इसके बाद जो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक क्रोड कहते हैं। ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु होता है और यह ठोस पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। इस सतह का जो क्षेत्रफल है वो 1300 किलोमीटर का होता है। तो यहाँ तक के क्लियर हुआ।
अब आगे एक एक करके हम भूपर पट्टी, मेंटल और कोर को देखते हैं। तो सर्वप्रथम भूपर पट्टी के बारे में जानते हैं कि भूपर पट्टी होता क्या है। तो देखते हैं भूपर पट्टी। भूपर पट्टी को हम क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये जो सतह होती है वह बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी हुई होती है और ये जो है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है। इस सतह का जो निर्माण है वह 3.8 अरब वर्ष पहले हुआ है। इस सतह की जो मोटाई है वह 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र होती है। यह जो चट्टानें होती है वह राकी चट्टानों से मिलकर बनी हुई होती है और यह अत्यधिक ठोस होती है। इस भाग पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, उसके बाद क्रमशः सिलिकॉन, एल्युमिनियम पाए जाते हैं। यह जो सतह होती है वह पृथ्वी के कुल घनत्व का मात्र 0.5% ही होती है। इस भाग का जो औसत घनत्व है वह 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इस सतह के दो भाग हैं, एक है सियाल और दूसरा है सीमा। अब यहाँ पे बात आ रही है सियाल और सीमा की। तो आइए जानते हैं हम सियाल किसे कहते हैं और सीमा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम सियाल को। तो सियाल जो होता है वह भाग होता है जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है और इसी क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। आगे देखते हैं हम सीमा के बारे में। तो सीमा किसे कहते हैं, तो वह क्षेत्र जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है उस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। तो यहाँ तक कि आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं हम मेंटल के बारे में। यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मध्य भाग होता है और पृथ्वी के कुल भाग का यह 83% का हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र का जो मोटाई है वह 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। यह मुख्य रूप से बेसाल्ट पत्थरों के समूह के चट्टानों से मिलकर बना हुआ होता है और पृथ्वी के इस भाग में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र होता है वह जेल की तरह अर्ध ठोस होता है और इस क्षेत्र का जो औसत घनत्व होता है वह 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से लेकर 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक के होता है। आगे देखते हैं हम कोर के बारे में। तो कोर किसे कहते हैं आइए हम जानते हैं। ठीक है, तो कोर जो होता है वह पृथ्वी का केंद्रीय भाग होता है। यह निकिल और फास्फोरस से मिलकर बना हुआ होता है। दोस्तों यह जो क्षेत्र होता है यह मुख्यतः दो भागों में विभाजित होता है। इसका जो बाहरी हिस्सा होता है वह तरल द्रव अवस्था में होता है और जिसे ही हम क्या कहते हैं, बाह्य कोर कहते हैं, तथा इसका जो अंदर का जो हिस्सा होता है वह ठोस अवस्था में होता है और इस ठोस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक कोर कहते हैं। बाह्य कोर का जो क्षेत्र होता है वह 2250 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है तथा आंतरिक कोर का जो क्षेत्र होता है वह 1300 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। यह जो सतह होती है वह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुई है और इस भाग का जो औसत घनत्व है वह 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। आगे देखते हैं हम चट्टानों के बारे में। चट्टानों को हम रॉक्स भी कहते हैं। भूगोल की भाषा में चट्टान या शैल केवल पत्थरों को ही नहीं बल्कि बालू, मिट्टी, कीचड़, कोयला, धातु आदि उन सभी पदार्थों को कहते हैं जिनसे भूपटल का ये निर्माण हुआ है। प्रमुख रूप से चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। आइए जानते हैं वो 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला है आग्नेय चट्टान। इन चट्टानों का जो निर्माण है वह पृथ्वी के भीतर से निकले हुए लावा जैसे पदार्थों के ठंडा होकर जमने से हुआ है। ये जो चट्टानें होती हैं यह अत्यंत कठोर होती हैं तथा इन चट्टानों में किसी प्रकार का कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है क्योंकि इनका जो निर्माण है वह गर्म लावा के ठंडा होने से हुआ है। क्योंकि इन चट्टानों का जो निर्माण है वह सबसे पहले हुआ है इसीलिए इसे हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इन चट्टानों में बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं
एवं इनके जो चूर्ण से बनी हुई जो लावा मिट्टी है वो बहुत बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट आदि प्रकार के जो चट्टानें हैं वो इस चट्टानों के उदाहरण हैं। दूसरा है जली या परतदार चट्टानें। इन चट्टानों का जो निर्माण है वो झीलों के तली पर अवसादों के जमने से हुआ है। आग्नेय चट्टान को वर्षा और नदी का जो जल है वह तोड़ फोड़ कर एवं बारीक करके अपने साथ बहाकर साथ ले जाकर समुद्र और झीलों के तली में एकत्रित कर देता है, जहां ये पदार्थ तलछटी में चट्टानों के रूप में जमने लगते हैं। ये जो चट्टानें होती हैं यह परतदार होती हैं, जो एक दूसरे पर समतल रूप से जमे रहते हैं। चूँकि ये चट्टानें परतदार होती हैं, इसीलिए इन चट्टानों के बीच में वनस्पति एवं जीव जंतु के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। इन चट्टानों से ही कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, चूना पत्थर, बालू पत्थर आदि इस चट्टानों के उदाहरण हैं। तीसरा है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। अत्यधिक तापमान और दाब के कारण आग्नेय चट्टानें एवं परतदार चट्टानें परिवर्तित होकर कायांतरित चट्टानों का निर्माण करती है। जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तब लावा जो है वह तीव्र गति से बाहर की ओर आती है और अपने मार्ग पर आने वाली सभी चट्टानों के मध्य पड़े खाली स्थानों पर घुस जाती है, जिससे उन चट्टानों के मध्य अत्यधिक ताप व दाब की जो स्थिति है वह उत्पन्न हो जाती है और इसी कारण से ये जो चट्टानें होती हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। जिस प्रकार कोयला ग्रेफाइट में, चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए स्लेट, संगमरमर, हीरा, ग्रेफाइट आदि इन चट्टानों के उदाहरण हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को यह समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में स्थल मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो के लुत्फ़ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।